नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए दोबारा से क्या हुआ नई वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या भारत को मिग-25 जैसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए और साथ में F-35 और F-22 रैप्टर की जो स्टेल्थ कोटिंग है वो ज़्यादा स्पीड पर उतर जाती है, तो क्या ये खराब टेक्नोलॉजी है। हम गुपचुप तरीके से सुखोई 30 MKI में अमेरिकन इंजन क्यों नहीं लगाते हैं। अगर हमें अनमैन्ड ड्रोन चाहिए तो हम रुस्तम 2 को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। साथ में US नेवल टेंडर में तेजस के सामने कौन कौन से अपोनेंट है और तेजस के चुने जाने में कितने ज़्यादा इसके चांसेस है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल यहाँ पर आ जाता है दिगंबर सिंह जी की तरफ से। इंडिया को अपने सीक्रेट मिग-25 जैसा एक एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए जिसकी स्पीड 3 मैक और साथ में सर्विस सीलिंग 75,000 फीट होनी चाहिए। और दोस्तों क्या ये टेक्नोलॉजी हम एमका में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मिग-25 था उसकी स्पीड 3 मैक और साथ में वो 75,000 से भी ज़्यादा की जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है उसे गेन कर सकता था। और दोस्तों उस समय जो रशियन फाइटर जेट थे उन्होंने अपनी स्पीड और साथ में सर्विस सीलिंग के दम पर और उनकी जो मैन्योरेबिलिटी थी उनके दम पर अमेरिका की नाक में दम कर रखा था। यूरोपियन कंट्रीज़ को भी रशिया ने उस समय पागल कर रखा था। लेकिन दोस्तों उस समय सोवियत यूनियन इन्हें अमेरिकी ठिकानों में भी लेकर घुस जाता था और साथ में जो इजराइल के कब्जे वाले इलाके थे उनमें भी जो रशिया है वो इन्हें लेकर घुसा है और साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन दोस्तों उस समय तक जो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें थी वे भी 75,000 की जो हाइट है वहाँ तक नहीं मार कर सकती थी और साथ में जो फाइटर जेट हैं वे भी इतनी हाइट पर नहीं जा सकते थे। ना ही उस समय वे जो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो मिसाइलें यूज़ होती थी उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती थी कि वे 3 मैक की स्पीड को क्रॉस कर सके और साथ में ना ही वे इतने एल्टीट्यूड पर मार कर सकती थी। और साथ में दोस्तों जो रशियन फाइटर जेट है वे हमेशा अपनी मैन्योरेबिलिटी के दम पर जो दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम होते थे उनसे बच जाता था और साथ में जो फाइटर जेट होते थे वे इतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं जा सकते थे तो उनसे भी ये बड़ी आसानी से बच जाता था। तो दोस्तों क्या ऐसे में भारत को भी अपने 5.5 जनरेशन के एमका में ये सब खूबियाँ डालनी चाहिए, क्योंकि जो मिग-25 था उसमें 2 इंजन लगे थे जो कि 200 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करते थे। और दोस्तों एमका में भी जो इंजन लगेंगे वे बड़ी आसान से 200 किलो न्यूटन से ज़्यादा की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करेंगे। तो ऐसे में क्या हम एमका में ये सब खूबियाँ डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मिग-25 बिल्कुल भी स्टेल्थ को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था, जबकि हम अपने एमका फाइटर जेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसे 0.005 मीटर स्क्वायर से भी कम रखना चाहते हैं। और दोस्तों इतनी स्पीड और एल्टीट्यूड पर ये जो स्टेल्थ कोटिंग है इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पीड पर ये जो कोटिंग है वो भी उतर जाती है और जो एमका की रेंज है वो 3200 किलोमीटर होने वाली है, लेकिन ये रेंज भी कम होकर केवल 2000 किलोमीटर तक रह जाएगी। और जो वेपन्स को ले जाने की जो एमका की क्षमता होने वाली है वो भी और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उनकी वैसे भी क्षमता बहुत ज़्यादा कम रहती है उनके इंटरनल वेपन बे के कारण, और साथ में ये बहुत ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करेगा। जबकि दोस्तों इस सब से हमको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में जो एयर टू एयर मिसाइलें हैं उनकी स्पीड 4 मैक से भी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि मिग-25 की स्पीड से कहीं ज़्यादा है। और साथ में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वे 75,000 फीट की बजाय आज की तारीख में 2 लाख फीट तक एक तरह से मार करने में सक्षम हो चुके हैं और उनकी जो मिसाइलों की स्पीड होती है वो मिनिमम 4 से 5 मैक तक रहती है। और जो S-400, थर्ड और पैट्रियोट जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है इनकी मिसाइलों की मैक्सिमम स्पीड 10 से 14 मैक तक रहती है। तो ये बड़ी आसानी से भारत के एमका को एक तरह से ट्रैक कर उसे इंगेज करने में सक्षम होंगे, क्योंकि दोस्तों भारत को उसके डिज़ाइन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे इतनी ज़्यादा स्पीड के लिए और इतनी ज़्यादा सर्विस सीलिंग के लिए, तो उसका जो स्टेल्थ कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों सीधा सा लॉजिक यही है, चाहे कुछ भी करो बस दुश्मन के पकड़ में ना आओ। उस समय जो है काम चल जाता था आपकी स्पीड और एल्टीट्यूड से, लेकिन दोस्तों जो स्पीड और एल्टीट्यूड के लिए आज की तारीख में एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें आ चुकी हैं तो इस कमी को स्टेल्थ कैरेक्टर की वजह से पूरा कर लिया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपका फाइटर जेट स्टेल्थ है तो आप बड़ी आसानी से दुश्मन के टेरिटरी में रहकर वहां पर किसी भी मिशन को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप पकड़ में ही नहीं आएंगे, आपको ट्रैक ही नहीं किया जाएगा तो आपके ऊपर मिसाइल लॉन्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है संग्राम कदम जी की तरफ से। अपडेट ऑन तेजस लिफ्ट एंड गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ अपोनेंट ऑफ तेजस इन US टेंडर। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि US नेवी ने कुछ दिन पहले एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए एक टेंडर जारी किया था जिसमें इटली का लेनार्डो का T100
एयरक्राफ्ट और साथ में बोइंग और साब का T-7 रेड हॉक और इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन और साथ में जो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री है उनका T-50 गोल्डन ईगल शामिल है। और दोस्तों यूएस नेवी को लगभग 300 ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद इस टेंडर में सबसे आगे भारत का तेजस है। बल्कि ये इतना ज़्यादा आगे है कि जो दूसरे फाइटर जेट इसमें है वे तेजस को मैच नहीं करते हैं, बिकॉज इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उनके कारण। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत के पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप भी है जो कि तैयार है और हम उसे अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य उस पर हम टेस्ट कर चुके हैं और साथ में ये टेस्ट करने वाला भारत दुनिया का छठा देश है। और इसके बाद दोस्तों हम उसी के दम पर अपना ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भी बना रहे हैं। तो दोस्तों तेजस के साथ बिल्कुल ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जैसा जो अमेरिकन नेवी है उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ में ये कॉम्बैक्ट रेडी फाइटर जेट है और इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ के कारण ये फाइटर जेट थोड़ा सा महंगा भी है अगर आप दूसरे फाइटर जेट से इसे कंपेयर करते हैं, जैसे कि इसमें T-50 T-7 और साथ में जो T-100 एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों कोरिया के T-50 ने अब तक कैरियर के ऊपर से ना तो टेक ऑफ किया है और ना ही लैंडिंग की है। और दोस्तों रही बात साब का जो T-7 है वो इन दोनों फाइटर जेट को कहीं से भी मैच नहीं करता है, हालांकि वो यूएस एयरफोर्स के जो टेंडर है उसको जीत चुका है। लेकिन दोस्तों जो नेवी की रिक्वायरमेंट होती है वे बहुत ज़्यादा अलग होती है और इसमें जो भारत का तेजस है वो बहुत ज़्यादा आगे इसमें चल रहा है। और दोस्तों ये जो RFI है ये इटली को और साथ में जो साब और जो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री है इनको भेजी गई थी। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर होने वाला है और जो HAL है उन्होंने सीधे अपने तेजस फाइटर जेट को जो US नेवी है उनको एक तरह से ऑफर कर दिया था और इससे भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर का भी फायदा होने वाला है। अगर दोस्तों वे कीमत को नहीं देखते हैं तो ये जो डील है ये सीधे जो भारत का तेजस है उसकी तरफ एक तरह से झुकाव रखती है। हालांकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर कोई अपडेट भी नहीं निकल कर आई है, लेकिन दोस्तों ये जो दूसरे फाइटर जेट इस डील में है ये तेजस को कहीं से भी मैच नहीं करते हैं और साथ में उन्हें एक तरह से वर्किंग प्रोटोटाइप चाहिए, ना कि वे किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो इसमें सबसे आगे भारत का तेजस ही है। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है निक रॉकर जी की तरफ से, क्या F-35 F-22 रैप्टर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेकार है? क्योंकि F-35 1 मैक और F-22 रैप्टर 2 मैक की स्पीड पर जो है अपनी स्टेल्थ कोटिंग को एक तरह से खोने लगता है। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है ये बात सही कह रहे हैं कि इन दोनों फाइटर जेट पर जो कोटिंग की जाती है जो कि स्टेल्थ कोटिंग होती है और ये ज़्यादा स्पीड पर उतर जाती है, बल्कि कई बार तो अमेरिका F-35 को ज़्यादा स्पीड पर उड़ाने के लिए भी मना कर चुका है। लेकिन दोस्तों फाइटर जेट को जो उनका स्टेल्थ कैरेक्टर है वो ज़्यादातर उनके एयरफ्रेम और साथ में जो उनके अंदर इंटरनल वेपन बे होता है वहाँ से मिलता है, बाद में स्टेल्थ कोटिंग की जाती है। और दोस्तों आवाज़ की स्पीड से अगर आप तेज चलते हैं तो इसका उतरना भी एक तरह से आम बात है, क्योंकि दोस्तों जो एयर ड्रैग होता है और साथ में जो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो इतने प्रेशर पर कई बार फाइटर जेट के जो पार्ट्स हैं वे भी टूट जाते हैं। तो ये तो केवल एक तरह से कोटिंग होती है, तो इसका उतरना इतना भी कुछ खास नहीं है। हालांकि दोस्तों ये जो समस्या है ये मेनली F-35B और C में देखी गई है जो कि नेवल वेरिएंट है। तो दोस्तों कई बार आप इसे जो ये स्टेल्थ कोटिंग है इसे किस तरह के मेटल पर यूज़ कर रहे हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों बहुत से मेटल होते हैं जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उसको इतनी अच्छी खासी पकड़ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों हालांकि अमेरिका की जो वेपन लॉबी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी वे अपने फाइटर जेट को जो F-35 है आप सबको पता है कितने ज़्यादा ऑर्डर उनके पास पड़े हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ख़राब नहीं है, क्योंकि इसी सेम टेक्नोलॉजी को ना तो आज तक रूस और ना ही चीन हासिल कर सके हैं। जबकि दोस्तों चाइना के पास इतना सारा पैसा है वो भी इस टेक्नोलॉजी को नहीं बना पाया है और साथ में जो रशिया है जिसके पास वेपन्स बनाने का सालों का एक्सपीरियंस है वे भी इस टेक्नोलॉजी पर एक तरह से इतना ज़्यादा एज नहीं ले पाए हैं। तो दोस्तों ये कोई ख़राब फाइटर जेट नहीं है, हालांकि इसको और ज़्यादा रिफाइन करने की आवश्यकता है। और दोस्तों फिर भी अमेरिका अपनी स्ट्रॉन्ग लॉबी होने के कारण F-35 को बड़ी आसानी से बेच पाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आशीष जी की तरफ से आ जाता है जो कहते हैं सुखोई 30 MKI में क्या हम जो अमेरिकन इंजन है उसे लगा सकते हैं? अगर इससे रशिया नाराज होता है तो HAL सुखोई 30 MKI को बनाती है तो क्या हम गुपचुप तरीके से अमेरिकन इंजन लगा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों इससे जो फाइटर जेट है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सही हो जाएगी और इसकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो अभी के लिए सुखोई 30 MKI में AL-31 FP इंजन का यूज़ किया जाता है जो कि 75 किलोन्यूटन की ड्राई थ्रस्ट और साथ में 123 मैक्सिमम थ्रस्ट देता है और साथ में ये इंजन 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग से भी लैस है। तो दोस्तों जबकि USA के पास ऐसा कोई इंजन नहीं है या ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं है जो कि 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग से लैस हो। और F-35 और F-22 रैप्टर जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट माने जाते हैं ये भी 2 डायमेंशनल इंजन से लैस है, यानी कि दोस्तों इनके अंदर भी 3D इंजन नहीं लगा है। और जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है उनके
पास F414 इंजन के अलावा F404 इंजन मौजूद है जो कि छोटे हैं और साथ में कम थ्रस्ट वाले हैं। और रही बात F135 की, इसमें हम उसे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो बड़ा इंजन है और साथ में जो अमेरिका है वो इसको देने के लिए कभी राजी भी नहीं होगा। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं, जो रशियन इंजन होते हैं उनकी लाइफ केवल 3500 से लेकर 4000 घंटे तक होती है, जबकि दोस्तों अमेरिकन इंजन 5000 घंटे तक की जो सर्विस लाइफ है उसे दे सकते हैं, लेकिन वे महंगे भी होते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा ऑयल को भी कंज्यूम करते हैं। और दोस्तों इसी के अलावा अमेरिका कभी भी रशियन फाइटर जेट के लिए अपना इंजन नहीं देगा और कभी भी रूस उसके फाइटर जेट के लिए अमेरिकन इंजन लगाने देगा, और ना ही हम इस तरह की किसी भी बात को ज़्यादा लंबे समय तक गुप्त रख सकते हैं। तो इसके बजाय हमारे पास सुखोई Su-35 और सुखोई Su-57 में लगने वाले AL-41 इंजन के तहत एक बेहतरीन ऑप्शन है। और साथ में दोस्तों ये भारत को बड़ी आसान से मिल जाएगा, जो कि 137 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है और इमरजेंसी पर ये 142 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करने में सक्षम है। और ये इंजन 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग से लैस है और साथ में रशियन इंजन है, तो इसके लिए रशियन इंजन ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और साथ में अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इससे भारत की जो इमेज है वही खराब होगी और साथ में जो रूस है वो और ज़्यादा चीन के पाले में चला जाएगा। जैसा कि चीन बदनाम है तो ऐसा ही धब्बा आप कह सकते हैं भारत की छवि पर भी लग जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है चंदन प्रसाद जी की तरफ से, व्हेन इंडिया वांटेड ए अनआर्म्ड ड्रोन फॉर सर्विलांस देन व्हाई दे डिटैच रुस्तम 2 वेंट फॉर प्रेडिटर ड्रोन। तो देखिए दोस्तों, जो प्रेडिटर ड्रोन है ये एक UCAV है, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल है, यानी कि इसमें हम वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भारत के पास केवल 2 ड्रोन है और साथ में इसे हम UAV मोड में एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इनके साथ अभी हमें वेपन्स नहीं मिले हैं। और इस ड्रोन की जो स्पीड है वो 217 किलोमीटर पर आवर है और इसके बाद ये ड्रोन 25,000 फीट तक की सर्विस सीलिंग देता है और इसके बाद ये 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। जबकि दोस्तों जो भारत का रुस्तम 2 है वो 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है और साथ में 26,000 फीट वो जा सकता है, जो कि इस ड्रोन से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों उसका जो कारण है वो है रुस्तम 2 अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो वे अभी टेस्टिंग फेज में है। और दोस्तों इसके बाद जो रुस्तम 2 और जो रुस्तम H है वे भी टेस्टिंग फेज में है। और जो प्रेडिटर ड्रोन है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेल्थ भी है, लेकिन जो सर्विलांस है उसके लिए हम जो रुस्तम 2 है उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अभी इसके जो टेस्ट है वे कंप्लीट होंगे और उसके बाद जब ये प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगा और जब हमारे पास अच्छी संख्या में ये एक तरह से अवेलेबल होंगे तब हम इन्हें बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। और दोस्तों साथ में जो स्टेल्थ कैरेक्टर है वो जो रुस्तम 2 ड्रोन है उसके अंदर इतना खास नहीं है। हालांकि दोस्तों माना जा रहा है कि इसके अंदर हम जो मिसाइलें हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आत्मनिर्भर भारत के तहत देखा जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार मैं उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।